वेलकम टू क्यूज कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। जो हम RAS प्रीलिम्स के एग्जाम्स को सॉल्व कर रहे थे उसके अंदर हमने RAS 2023, RAS 2021 और आज हम RAS 2018 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था आपका उसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी का स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल जैसा कि जुड़ पा रहे हो सभी के लिए बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपनी जो अध्ययन है उसको निरंतर बरकरार कीजिए और सफलताएं तो मैंने कहा था कल भी कि आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। बस हौसले और जुनून होना चाहिए, बाद बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं RAS 2018 के क्वेश्चंस पेपर को। चलिए तो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की तो फिर हार भी हरा सकती नहीं। ठीक है ना। तो इसी के साथ में चलिए शुरुआत करते हैं। ये RAS प्री 2018 का एग्ज़ाम है और हुबहू जो ऑफिशियल साइट पे डली हुए हैं उनसे उठाया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हम कुछ क्वेश्चंस जो आवश्यक नहीं होंगे उनको छोड़ते हुए भी चलेंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है जो अब कुछ मायनों में काम नहीं करते। हालांकि आंसर सभी के देख लेंगे पर उन पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमसे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं वो बताने हैं। कांग्रेस का नागपुर क्षेत्र कब की बोल रहा है, 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। यानी जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था उस नागपुर के अधिवेशन में यह कहा था कि जो कांग्रेस है वो उसका जो गठन किया जाएगा वो किस आधार पर किया जाएगा, भाषाई आधार पर गठन किया जाएगा। किस अधिवेशन में कहा था, तो ये नागपुर के 1920 के अधिवेशन में कहा था। दूसरा, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। देखिए पहले तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि कांग्रेस के नागपुर जो अधिवेशन हुआ था या नागपुर सत्र हुआ था 1920 का, उसमें क्या किया था उन्होंने, कांग्रेस ने जो प्रांतीय समितियां थीं या कांग्रेस ने प्रांतीय समितियां जो भाषाई आधार पर गठन का निर्णय ले लिया था। लेकिन जब 1948 में जब कांग्रेस को पुनः यही प्रस्ताव आता है तो उस समय क्या कर देती है, वो मना कर देती है। क्योंकि समस्या क्या थी, जब 1948 में अगर वो प्रांतों को भाषाई आधार पर गठन करते तो यहाँ पर क्या थे, भारत में कई अधिक टुकड़ों में बंटने की संभावना हो गई थी, क्योंकि हर राज्य अपनी भाषाई आधार पर गठन की मांग कर रहा था। जैसे किसी भी स्टेट के अंदर 5 भाषाएं बोली जा रही हैं, 5 ये क्षेत्र हैं और 5 ही क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं। अगर वो 1948 के को अस्वीकार नहीं करते तो यहाँ पर 5 स्टेट और बनाने पड़ते। तो इन्होंने क्या किया था, इसको अस्वीकार कर दिया था। और जबकि इन्होंने मांग भी की थी 1920 के नागपुर के सत्र में। तो हमसे पूछा गया है कौन से कथन सत्य हैं, तो 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। बैराट से, रेड से, नगरी से या नगर से। जब तक मैं बात करूं नगरी को वर्तमान में चित्तौड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, चित्तौड़गढ़ के नाम से, या चित्तौड़ी जाना उचित ठीक रहेगा। ठीक है, अभी रेड से भी एक क्वेश्चन आया था 2000 में, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, जब तक आप आंसर देने का प्रयत्न करें, इसमें कौन सा होगा, रेड की बात कर रहे थे हम। किसकी, रेड। तो रेड को क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर। और अभी इससे क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में, ठीक है ना, कि मालव जनपद की ये राजधानी थी, मालव जनपद की राजधानी। ठीक, तो रेड, और रेड है कहाँ वर्तमान में, तो वर्तमान में टोंक के अंदर स्थित है। ठीक है, नगरी की बात करी ली हमने, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो इसमें से किस मिनेंडर के, अब देखिए बैराट की जब भी हम बैराट की बात करते हैं तो मिनेंडर
और मिहुरकुल, मिहुरकुल। दूसरे बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप। इन सभी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बैराट से। और बैराट वर्तमान में है कहाँ पर? तो जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। इन सभी की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बैराट से मिलती हैं। यहाँ पर एक भाब्रू का शिलालेख मिलता है, भाब्रू का शिलालेख, जो कि अशोक का है, अशोक का है, जिसकी खोज की बात करें हम कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। तो याद रखना आप बैराट को लेकर के इतनी चीज़ों को, ठीक है ना। बैराट वर्तमान जयपुर के अंदर है, ठीक है। और यहाँ से मिहिरकुल, बौद्ध स्तूप, मिनांडर और यूनानी मुद्रा भी मिलती हैं। पंचमार के सिक्के भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे भाब्रू का शिलालेख मिलता है, जिसकी खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा की जाती है। अशोक का शिलालेख माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार नहीं है? ये हमें बताना है। गुर्जर प्रतिहारों की जब हम बात करते हैं तो इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ देखा करें। तो चलिए शुरुआत करें। बिल्कुल, कौन सा शासक नहीं है बताएं? नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट, भरत भट्ट और देवपाल। हमने नागभट्ट सेकंड को भी पढ़ा है, देवपाल को भी पढ़ा है, महेंद्रपाल को भी पढ़ा है, लेकिन भरत भट्ट का इनसे कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज इनकरेक्टेड। सॉरी, यहाँ के हिसाब से सही हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर ये शासक नहीं था, ठीक है। आगे, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। यानी जो नैमित्तिक है ये किसके लिए यूज किया जाता था? डेस्टिनेशन, ठीक है ना। यानी पदनाम किसके लिए प्रयोग किया जाता था? क्या राज कवियों के लिए किया जाता था, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुखों के लिए किया जाता था, राजकीय जोशियों के लिए किया जाता था, या मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए? बताएं किसके लिए किया जाता था? बिल्कुल, किसके लिए किया जाता था? तो जो राजकीय जोशी हुआ करते थे, जो राजकीय जोशी हुआ करते थे उनके लिए ही नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी कौन था? जोरावर सिंह जी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इनका मूल नाम था भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह, ठीक। क्या नाम था मूल नाम? भूप सिंह। और भूप सिंह, ठीक है। आगे ये बुलंदशहर के रहने वाले थे। कहाँ के थे? बुलंदशहर। और बुलंदशहर वर्तमान में कहाँ है? यूपी के अंदर है। इनको हम किस वजह से जानते हैं? क्योंकि इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के सेकंड चरण में, बिजोलिया किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। आगे बात करूं मैं केसरी सिंह बारट, ये शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं। और एकमात्र बारट परिवार या एकमात्र परिवार जिसने अपना सर्वोच्च यानी कि सब कुछ देश के लिए बलिदान कर दिया वो था बारट परिवार, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महंत प्यारेलाल हत्याकांड में किसे सजा दी गई थी? तो ये दी गई थी केसरी सिंह बारट को। किसको दी गई थी? केसरी सिंह बारट को। इनके भाई थे जोरावर सिंह बारट और पुत्र थे प्रताप सिंह बारट। इनके लिए कहा जाता है कि जब ये जेल में कैद थे तो इनसे कहा जाता है, जो अंग्रेज अधिकारी था, कि एक माँ तुम्हारे लिए रो रही है। जब इनका कथन होता है कि मैं मेरी एक माँ के लिए हजारों माँ को आंखों में आंसू नहीं देख सकता या उनको रुला नहीं सकता, ठीक है। तो 5वें में 3। आगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 व 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? डेविड ऑक्ट्रेलोनी, चार्ल्स मैडकॉक, आर्थर बेजोलॉजी और जॉन जॉर्ज के द्वारा। किसके द्वारा ये की गई थी? जब हम बात करते हैं 1817 से 18 के मध्य, 1817 से 18 के मध्य जब संधियों का काल चलता है, तो जो अधीनस्थ संधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे वो कौन थे? चार्ल्स मैडकॉक। कौन थे?
चार्ल्स मेडकॉफ, ठीक है, याद रखना चार्ल्स मेडकॉफ, जो कि 1817 से 1800 की जो अधीनस्थ संधियां थी उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन राजस्थान से, कि देशी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राज्य राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। देखिए एकीकरण से हर बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 23 में भी पूछा गया था, 18 में भी पूछा गया था और यहाँ पर फिर पूछा गया है। पहले बात करते हैं हम शुरुआत की, तो शुरुआत में की जब बात करते हैं तो कब कौन सा चरण था, वो 18 मार्च 1948, ठीक है ना। फिर दूसरा 25 मार्च 1948, फिर 18 अप्रैल 1948, ठीक है ना। तो हमसे किस चरण की बात कर रहा है, 25 मार्च 1948 की। इसमें बात करते हैं हम ए बी सी और डी को मिलाया गया था, ठीक है ना। इसके अंदर वो हम ट्रिक देखते हैं, प्रभु काकी सा को झाड़ू बांटो, ठीक है ना, इनको सम्मिलित किया गया था। तो क्या कह रहा है, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। देखिए बूंदी थी, प्रतापगढ़ था, शाहपुरा था, लेकिन उदयपुर इसका हिस्सा नहीं था। उदयपुर क्या था, इसका हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं हम, त्याग भूमि के संपादक कौन थे, त्याग भूमि के संपादक कौन थे वो हमको बताना है। हरिभाई उपाध्याय, जयनारायण व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी और ऋषिदत्त मेहता कौन थे, तो ये कौन कहलाते हैं, हमारे हरुभाई उपाध्याय। कौन कहते हैं, हरुभाई उपाध्याय, त्याग भूमि के संपादक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक तरफ मंदिर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके जिले दिए गए हैं। अब उनको फाउंड आउट करना है हमें, कौन सा जिला किस मंदिर या कौन सा मंदिर किस जिले के अंदर आता है। चलिए, कामेश्वर महादेव मंदिर, शीतलेश्वर मंदिर, पीपलाद मंदिर और नीलकंठ मंदिर। हम बात करें नीलकंठ मंदिर कहाँ पर है, अलवर के अंदर। पीपलाद मंदिर कहाँ है, जोधपुर में। शीतलेश्वर कहाँ है, झालावाड़ में। और कामेश्वर कहाँ है, पाली के अंदर। कर लीजिए चेक, पहले में डी, सेकंड में शीतलेश्वर झालावाड़ सी, पीपलाद जोधपुर में बी और ए, डी सी बी ए, ठीक है ना। ऑप्शन 2 इज करेक्टेड, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, चित्तौड़गढ़ के किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है। चित्तौड़गढ़ के किले की जब हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं, चित्तौड़गढ़ के किले में देखते हैं हम, एक मिनट, चित्तौड़गढ़ के किले की जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, चलिए बताइए जब तक, क्या देखते हैं। तो क्या कह रहा है, चित्तौड़गढ़ के मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन मंदिर है, ये हमको बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। देखिए मैं बात करूं चित्तौड़गढ़ की, किसकी, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ के सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था चित्रांग मौर्य ने, या चित्रांगद मौर्य ने, चित्रांग मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका पुनर्निर्माण या पुनः बनवाने का कार्य जो हमारे कुंभा होते हैं उनके द्वारा करवाया जाता है। यहाँ पर कुंभ स्वामी का मंदिर कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। तुलजा भवानी मंदिर इसके अंदर स्थित है, समिद्धेश्वर मंदिर इसके स्थित है और कुंभ श्याम का मंदिर स्थित है। लेकिन जो सतवीस देवरी है वो किसका मंदिर है, वो जैन धर्म से संबंधित है या जैन मंदिर है। सॉरी, बप्पा रावल का, आई एम सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको बाय मिस्टेक कुंभा बोल दिया था, बप्पा रावल ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है, यानी बक्साराम है, नंदराम है, जमुनादास है या नानक राम है। इनमें से कौन सा है जो कि इसकी अलवर चित्र शैली से संबंधित नहीं थे। जब हम अलवर चित्र शैली को पढ़ते हैं तो विनय सिंह के समय की और नानक राम और जमुनादास और नंदराम इसके होते हैं, लेकिन बक्साराम का संबंध अलवर चित्र शैली से नहीं होता है। आगे पुस्तकों की दिया गया है और पुस्तकों में हमें फाउंड आउट करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है।
देखिए पग फेरो मणि मधुकर की है बिल्कुल, कौड़मदे मेघराज मुकुल की है बिल्कुल, फागी चंद्र प्रकाश देवल की है बिल्कुल, लेकिन बोल भारमली यादवेंद्र शर्मा की नहीं है। ठीक है ना, याद रखना बोल भारमली क्या है, यादवेंद्र शर्मा की नहीं है। गबरी देवी जिसे गायन शैली से संबंधित थी वो कौन सी थी? तो गबरी देवी मांड गायिका के क्षेत्र में जानी जाती हैं और मांड गायिका के क्षेत्र में ही इनको पुरस्कारों से सम्मानित जवाहर कला केंद्र के अंदर सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र के लिए? तो मांड गायिका के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 14 की, और 14 में बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? नारी संत दयाबाई शिष्या थी, यानी जो शिष्या थी वो किसकी थी? वो भी कौन? दयाबाई। चलिए देखिए, हम बात करते हैं संत दयाबाई की। तो संत दयाबाई के बारे में आपको याद रखना है, ये किसकी थी? तो ये थी संत चरण दास की। किसकी थी? संत चरण दास की थी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। जब हम 13 ताली को पढ़ते हैं तो कामड़ पंथ के द्वारा, किसके द्वारा? कामड़ पंथ के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, और 13 मजीरों को बांध कर किए जाने वाला नृत्य है। तो ये 13 ताली नहीं होगा। बम की बात करते हैं तो ये भरतपुर के अंदर किया जाता है। ठीक है ना, और गैर गबरी युद्ध द्विचक्री, देखिए 1 मिनट देख लो आप, गैर गबरी युद्ध द्विचक्री, युद्ध द्विचक्री, द्विचक्री, गैर गबरी युद्ध द्विचक्री, हाथीमना, हाथीमना, ये सभी के सभी किसके हैं? तो ये हैं भीलों के। किसके हैं? भीलों के। आगे हम बात करें गरासियों के। किसके? गरासिया। और गरासियों के देखिए आप दो याद करते रहिए, वालर मांदल, लूर कूद, जवारा मोरिया, जवारा मोरिया, ये सभी के सभी किसके हैं? ये सभी के सभी किसके हैं? तो ये है गरासियों के। ठीक है ना, तो बम भरतपुर का है जो नगाड़ों पर किया जाता है, बड़े बड़े नगाड़े होते हैं उनको बम के नाम से जाना जाता है। तो गरासिया जनजाति से कौन सा संबंधित है? तो वो लूर है। कौन सा है? लूर नृत्य संबंधित होता है। ठीक है, हाँ, इंडोनी पणेहारी ये सब उनके हैं, कंजरों के। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विजयदान देत्या के बारे में अधोलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए विजयदान देत्या को हम बिज्जी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बिज्जी के नाम से जानते हैं। विजयदान देत्या राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक, बिल्कुल प्रसिद्ध लेखक हैं, जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई है। विजयदान देत्या रूपायण संस्था के सह संस्थापक भी रहे हैं। बिल्कुल ये दोनों ही कथन सत्य हैं, वो रूपायण संस्था के भी सह संस्थापक रहे हैं। और विजयदान देत्या राजस्थान के एक महान लेखक और कहानीकार थे, जिन्होंने चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित किया। तो दोनों ही क्या हैं? सही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ठीक है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। और अब देखते हैं इसके बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अल्बरूस, किलिमंजारो, माउंट कुक और मैकिनलो। हम अल्बरूस की बात करते हैं तो रूस के अंदर आती है, माउंट कुक की बात करते हैं न्यूजीलैंड के अंदर आती है, किलिमंजारो तंजानिया के अंदर आती है और मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। तो ए में 4, किलिमंजारो तंजानिया 3, माउंट कुक न्यूजीलैंड 1, मैकिनले 2, संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 3 1 2, 4 3 1 2, बिल्कुल ऑप्शन 3 इज करेक्टेड। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जैव विविधता मापने के लिए गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति की विविधता को दर्शाता है। यानी कि जैव विविधता जो सूचकांक मापने का सूचकांक है
उसमें गणितीय आधार पर जो एक क्या होता है लोकल यानी कि आवासीय क्षेत्र है, उसमें जो माध्य प्रजाति है उसकी विविधता को कौन दर्शाता है। तो 3 सूचकांक होते हैं, बीटा सूचकांक, अल्फा सूचकांक और गामा सूचकांक। तो इसको कौन दर्शाता है, अल्फा सूचकांक। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा सभी जवाब देने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें से हमें जो रॉन्ग है उसको फाउंड आउट करना है। बताइए कौन सा गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश हैं और यहाँ पर देश दिए गए हैं। अभी 2023 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था औद्योगिक प्रदेशों को लेकर के। रूर, तो रूर हम देखते हैं जर्मनी के अंदर दिखाई देता है। पो घाटी इटली के अंदर दिखाई देती है। कांटो मैदान जापान के अंदर दिखाई देता है। लेकिन न्यू इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो ये यूएसए के अंदर दिखाई देता है। जबकि यूनाइटेड किंगडम की हम जब बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमें देखने को मिलता है मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश। कौन सा, मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश। और मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश को हम काला औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, काला औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं अब हम आगे की तरफ। तो कौन सा गलत हो जाएगा इसमें, हमारा ऑप्शन 2। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कहता है, तो सुनिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर कुछ नहरें, ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आगे कील नहर किसको जोड़ती है, सू नहर किसको जोड़ती है, पनामा नहर किसे जोड़ती है और स्वेज नहर किसे जोड़ती है। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको एक भी आता है तो भी संभावना है और 2 और आते हैं तो भी अधिक संभावना बनती है कि इनको ठीक कर दें। हम कील नहर की बात करते हैं तो ये जोड़ती है एल्ब ज्वारमुख को कील से, सॉरी बाल्टिक सागर से। किससे, बाल्टिक सागर से। जब भी तुम्हें इसमें कन्फ्यूज़न हो कील नहर में तो याद रखना बाल्टी, क्या, बाल्टी। और बाल्टी के अंदर क्या निकली होती हैं, कीलें। तो ये हमेशा देख लेना कि बाल्टिक सागर को जोड़ती है, आसानी से याद आ जाएगा आपको। सू नहर की बात आते हैं, सू से सुपीरियर और सू से सुनहर। सुपीरियर झील यूरन को झील को जोड़ती है। सुपीरियर कहाँ को जोड़ती है, सुपीरियर झील यूरन झील को जोड़ती है। और कील की बात करी ली हमने एल्ब ज्वार नदमुख को, या जो एस्चुरी कहते हैं ज्वार नदमुख को, और बाल्टिक सागर के साथ जोड़ती है। अब इन दोनों में देखिए स्वेज नहर का हम सभी को पता है कि स्वेज नहर है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यानी स्वेज किसको जोड़ती है, BL को, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा की जब भी हम बात करते हैं तो पनामा जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर को। अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को, भूमध्य सागर से लाल सागर को। सू नहर जोड़ती है हमारी सुपीरियर झील को ह्यूरन झील के साथ में। और कील नहर जोड़ती है एल्ब को किसके साथ में, बाल्टिक सागर के साथ में। तो चलिए मिलान कीजिए। अब मिलान करें तो हम 1 में 2 यहीं पे रहे तो यहाँ से तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्रॉस चेक करेंगे। बी में 4 बिल्कुल। सी पनामा में अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर 3। और डी में स्वेज नहर भूमध्य सागर लाल सागर को। तो ऑप्शन ए इज करेक्टेड। ठीक, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं हम। आगे की ओर चलने पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है। अब ये बात कर रहा है भारत की ज्योग्राफी से। कल हमने यहाँ पर बात की थी कार्डेमम, नीलगिरी और अन्नामलाई। इसको क्या कहा था, कार्डेमम। कौन सी है, कार्डेमम, ये नीलगिरी की। कौन सी है, नीलगिरी की। और इसकी बात की थी हमने अन्नामलाई। कौन सी है, अन्नामलाई, जो कि अन्नामलाई में सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, अनाईमुड़ी। क्या है, अनाईमुड़ी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, उसका सबसे ऊंचा नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा, जो कि इसकी बात करें तो ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी। और सेकंड ऊंची की बात करते हैं तो सेकंड पर कौन सी आ जाती है, डोडा बेटा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन उसने पूछा है
कि कौन से पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। सबसे पहले तो हमें पूर्वी घाट देखना है। पूर्वी घाट इधर, तो इधर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है मधुलगोंडा, ठीक है ना, उसके आगे सिकरमपट्टा और एक गली कोंडा। लेकिन जो आपकी सलेहर है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये तीनों पूर्वी घाट पर और ये पश्चिमी घाट पर। तो कौन सी नहीं है? सलेहर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, और ये पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कृषि और उसके स्थानों नाम को लेकर के पूछा गया है। देखिए, हम जब भी कृषि की नाम करते हैं तो इसको हमारे राजस्थान, हमारे भारत में भी कई अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। विश्व में भी इसको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ की बात कर लेते हैं। जैसे हम वियतनाम की बात करें, वियतनाम में क्या कहते हैं? तो वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। और हम बात करते हैं जब मैक्सिको की, किसकी? मैक्सिको के अंदर इसे क्या कहा जाता है? तो मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। वहीं भारत में हम बात करें तो असम के अंदर इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? झूमिंग के नाम से जाना जाता है। एमपी की बात करूं मैं, एमपी में इसे एक तो यहीं पर दे रखा है मासा, और भी कई नामों से जाना जाता है। उड़ीसा की यहाँ पर बात कर लेते हैं। उड़ीसा में पोंडू कहा जाता है, बिल्कुल। केरल को पोनम कहा जाता है और झूम असम में कहा जाता है। लेकिन मासा है एमपी में कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं कहा जाता है। तो वियतनाम में रे, मैक्सिको में मिल्पा, असम में झूमिंग। और राजस्थान की बात करें हम, राजस्थान में भी इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान में कहा जाता है बालरा। लेकिन राजस्थान में कंडीशंस अलग हो जाती हैं। इसको अगर मैदानों में करोगे तो क्या कहलाएगी? दजिया, और पहाड़ों में करो तो क्या कहलाएगी? चिमाता। इसे हम स्लेश एंड बर्न कृषि कहते हैं, पर्यावरण की दुश्मन कृषि के नाम से जानते हैं। और इसमें सर्वाधिक कृतन दहल प्रणाली भी ये कही जाती है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, हालांकि अब इनमें परिवर्तन, ये 2018 के आंकड़े थे, फिर भी मैं आपको बताते हुए आगे की ओर चलूँगा। जैसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है इन पर। क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है भारत में संरक्षित क्षेत्र संख्या वर्ष 2018 के आधार पर। तो वन्य जीव अभ्यारण्य थे 544, और राष्ट्रीय पार्क, कंजर्वेशन रिसर्च, सामुदायिक रिजर्व थे 146, राष्ट्रीय पार्क थे 103, फिर बाद में 104 हो गए थे, कंजर्वेशन थे 76। तो पहले में दो एक में ही है, सेकंड में 4 है, सी में 1 है, डी में 3। ठीक, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 24, इसरो से क्वेश्चंस तीनों साल पूछे गए हैं आपके, 18, 21 और 23। ठीक है ना, इसरो से तीनों ईयर क्वेश्चंस हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेहल इसरो के सहयोग से बनाता है, यानी इसरो और बेहल दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं दोनों GAAS सेल। क्या बनाते हैं? GAAS सेल। ठीक है ना। इसरो की हम बात करें तो इसरो से तीनों साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे हमने इनकी इसरो की बात कर ली, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि इनकी हमने पिछली चर्चा में कर ली। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है राजस्थान की ज्योग्राफी से, और इसमें पूछा है पर्वतों को हमें सुमेलित करना है। जैसे मैं जालौर की बात करूं तो जालौर में हमें देखने को मिलता है झालौरा, और जयपुर में देखने को मिलता है बरवाड़ा। देखिए एक तो होता है चौथ का बरवाड़ा, ठीक। चौथ का बरवाड़ा तो कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर है, लेकिन जो बरवाड़ा है वो जयपुर के अंदर है। और अलवर की बात करते हैं तो अलवर में हमने भानगढ़ के बारे में पढ़ा है, जिसे भूतों के किलों के नाम से जाना जाता है। भानगढ़ का किला है ना, इसे भूतों के किलों के नाम से जाना जाता है। रघुनाथगढ़ की बात करें तो जब हम अरावली को पढ़ते हैं, अरावली में उत्तरी अरावली की, किसकी? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़, ठीक। और रघुनाथगढ़ कहाँ पर आती है? तो सीकर के अंदर आती है, ठीक है ना। और मध्य अरावली की बात करते हैं तो मोरमजी या टोडगढ़, ठीक है ना, कहाँ पर आती है? अजमेर में।
दक्षिण अरावली के गुरु शिखर आती है और ये कहाँ पर आती है, सिरोही के अंदर। ठीक, तो ये अब हमको फाइंड आउट करने हैं। तो पहले में 2 एक में ही है, दूसरे में 1, सी में 4 और डी में 3। ऑप्शन ए इज करेक्टेड। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य श्रेणी पर्वत का विस्तार हैं? तो कौन सी अलवर की हैं, डोरा पर्वत की हैं, गिरवा पर्वत की हैं? तो बताइए क्या है। मैं थोड़ा सा आपको गिरवा की बात कर लेता हूँ। गिरवा जो उदयपुर है, उदयपुर में जो पहाड़ियों का कटा फटा भाग है उसे हम गिरवा के नाम से जानते हैं। देशहरों की बात करते हैं तो जो पहाड़ियों के चारों तरफ हरियाली होती है उसको देशहरों के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। डोरा पर्वत जालौर के अंदर आता है। ठीक है ना। गिरवा की हमने बात कर ली, उदयपुर के अंदर देखने को मिलता है। अलवर के, लेकिन जो मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं, मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो विंध्य श्रेणी का विस्तार है। आगे बात करते हैं सिंचाई परियोजनाओं से क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयत्न करें। एक तरफ सिंचाई परियोजना दी गई है और दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। किस जिले में किस सिंचाई परियोजना से लाभ होता है, बताइए। सिद्धमुख परियोजना, हमने सिद्धमुख का जब भी नाम पढ़ा है तो उत्तरी राजस्थान में जाते हैं, और उत्तरी राजस्थान में आप बताओ मुझे इनमें से कौन से जिले हैं। तो 2 ही, हनुमानगढ़ और चुरू। कौन से, हनुमानगढ़ और चुरू। ठीक, तो सिद्धमुख परियोजना किसके लिए लाभान्वित करेगी, हनुमानगढ़ और चुरू के लिए। नर्मदा परियोजना, फिर जवाई परियोजना। चलो नर्मदा भी नहीं आ रही आपको, जवाई तो आ रही है। जवाई का नाम सुना है प्रतापगढ़ के साथ में, सॉरी जवाई का नाम जब भी हम सुनते हैं तो किसके साथ में जाते हैं, तो जालौर के साथ में जाते हैं। और जाखम परियोजना का नाम आते ही किसके साथ जाते हैं, उदयपुर और प्रतापगढ़ के साथ में जाते हैं। ठीक है ना। तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते थे। इसमें डी में 3, अच्छा डी में 3 2 जगह है, और सिद्धमुख हनुमानगढ़ चुरू में 4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर भी चेक करेंगे हम। फिर हम बात करें किसकी, तो नर्मदा की। नर्मदा परियोजना में जब भी नाम आता है तो जालौर और बाड़मेर का आता है। ठीक है, सी में 2। फिर हम बात करेंगे जवाई परियोजना, जालौर, पाली और जोधपुर के अंदर। ठीक है ना, ऐसे चलना था। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए धूल भरी आंधियों से क्वेश्चंस। राजस्थान में मई जून में उत्पन्न होने वाली धूलभरी आंधियों के लिए, इनके लिए सबसे पहले तो कहते क्या हैं हम, इसे लू कहते हैं, जो राजस्थान से बिहार की ओर चलती है। कहाँ से, राजस्थान से बिहार की ओर। और ये क्या होती हैं, हमेशा संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति है। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराएं ऐसे ऊपर उठेंगी और ऊपर उठने के बाद में ये बहने लग जाती हैं। ठीक है ना, तो संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। ठीक है, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण ही किसका निर्माण होता है, लू का निर्माण होता है। और ये हमेशा किस में चलती है, गर्मियों के अंदर। ठीक है, और ये धूल भरी आंधियां होती हैं। आगे, अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम से हवाओं के समानांतर है, ये इसका कोई फैक्ट नहीं है। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति इसका कारण नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अभी भी क्वेश्चन पूछा गया था, 21 में भी क्वेश्चन था और 23 में भी क्वेश्चन था। क्या था कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002 की बिल्कुल, राजस्थान खनिज नीति 2015 की है, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 की है, राजस्थान अप्रधान खनिज रियासत नियमावली संशोधित मई 2016 की है, इसका संशोधित रूप 2016 का है, यानी कि सभी सुमेलित हैं। सत्य क्या है, सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के खनिजों से दिया गया है और आप बताने का प्रयत्न करें कि किन खनिजों में राजस्थान का प्रथम स्थान है या अकेला उत्पादक राज्य है। तो हम बात करते हैं सीसा जस्ता की, किसकी, सीसा जस्ता। तो सीसा जस्ता में भी आता है बोलेस्टोनाइट। बोलेस्टोनाइट मिलता कहाँ है, तो ये सिरोही के अंदर मिलता है। और सेलेनाइट, इन तीनों के उत्पादन में क्या है, राजस्थान एकाधिकार अपना रखता है। ए से दे, तो कौन सा ऑप्शन, डी इज करेक्टेड। ठीक है ना,
यह हालांकि उस समय का था, लेकिन अभी भी याद रखना है, अभी हमें 2017-18 के सापेक्ष में नहीं रखना है, 2023 में बात की जाती है राजस्थान की। किसकी? राजस्थान की। तो राजस्थान का पेट्रोल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो सेकंड स्थान है। कितना परसेंट करता है? तो 20% ये उत्पादन करता है। पहले स्थान की बात करते हैं तो पहले स्थान पर आता है बॉम्बे हाई। कौन आता है? बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई का पहला स्थान आता है, ठीक है ना। अब राजस्थान में भी तेल उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में भी सर्वाधिक तेल उत्पादन कौन सा बेसिन करता है? तो बाड़मेर सांचौर बेसिन। कौन सा? बाड़मेर सांचौर बेसिन सर्वाधिक तेल उत्पादन करता है। और हमें 4 बेसिन देखने को मिलते हैं, बीकानेर नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। ये 4 देखने को मिलते हैं। 2023 के सापेक्ष में भी यही याद रखना है आपको कि बाड़मेर सांचौर बेसिन राजस्थान में सर्वाधिक तेल उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का अनुपात या प्रतिशत क्या है, वो हमें बताना है। तो वो आपको फाउंड आउट करना है कि कौन सा है जो कि नगरीय जनसंख्या का राजस्थान और भारत की सापेक्षता है। कल हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, सहभागिता दर, जो कार्य की सहभागिता दर है वो कितनी है? तो हमने पढ़ा था 39% तो किसकी थी? भारत की, और 43.23% के समथिंग किसकी थी? राजस्थान की। यानी राजस्थान कार्य सहभागिता दर में अधिक आगे है। और एक और पूछा था लिंगानुपात से। तो लिंगानुपात में आपको याद रखना है, लिंगानुपात अगर इंडिया का पूछता है तो कितना है? 943, और अगर राजस्थान का पूछता है तो राजस्थान का कितना है? 928, ठीक है ना। और इनके कम कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या कम करवा ले तो कितना कम है? 15 कम है, ठीक है। तो क्या बताना है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो देखिए इसका तो भारत का तो है 31.15% और राजस्थान का है 24.7%। यानी कि भारत के 31.15% लोग शहरों में निवास करते हैं और राजस्थान के 24.87% शहरों के अंदर निवास करते हैं। ये फैक्चुअल डाटा है, ओके। चलिए देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण राजस्थान निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है वो हमको बताने हैं। कौन कौन से हैं? जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, संगमरमर उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। आपको बताने हैं कौन से हैं, ठीक है ना। मैं जब तक आपको थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ। सीमेंट उद्योग की बात करते हैं तो लाखेरी बूंदी के अंदर सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की जाती है। सीमेंट शहर की बात करूँ तो मैं आपको निम्बाहेड़ा को जाना जाता है, ठीक है ना। और सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है? तो सीमेंट नगरी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। किसको? चित्तौड़गढ़ को, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक फैक्ट्रियाँ देखने को मिलती हैं। JK, लाफार्ज, अल्ट्राटेक, चेतक, सभी की सभी कहाँ पर देखने को मिलती हैं? तो सभी की सभी चित्तौड़ में देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। संगमरमर के लिए एक बात करूँ तो मैं सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है, और सफ़ेद शहर के नाम से जिसे जाना जाता है वो है मकराना। कौन सा? मकराना। और मकराना कहाँ है? नागौर के अंदर, ठीक है ना। तो जस्ता गलन उद्योग खनिज आधारित है, सीमेंट उद्योग है, संगमरमर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कुछ महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग नहीं है। तो 33 में क्या याद रखना है आपको? कौन से खनिज आधारित उद्योग हैं? तो ए बे द ऑप्शन 3 इज करेक्टेड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की तरफ चलते हैं। राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत एवं कुल की जनसंख्या का न्यूनतम है? देखिए अभी पूछा था 23 में क्या पूछा था कि सेकंड स्थान पर, सॉरी 21 वाले में पूछा था सेकंड स्थान पर। तो फर्स्ट स्थान की जब हम बात करते हैं ST की तो कहाँ देखने को मिलती है? उदयपुर के अंदर। सेकंड स्थान की बात करते हैं तो कहाँ देखने को मिलती है? सेकंड स्थान पर आती है आपके डूंगरपुर के अंदर। और इस बार क्या पूछा है उन्होंने? इस बार पूछा है कि सबसे कम कहाँ पर है? तो ये बीकानेर नागौर के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे अधिक की बात करी ली हमने, कहाँ पर है? तो उदयपुर। और सेकंड कहाँ पर है? डूंगरपुर में। चलिए पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? तो कई बार पढ़ा है ये HPCL और राजस्थान सरकार का दोनों का संयुक्त उपक्रम है। कौन? पचपदरा रिफाइनरी। और कहाँ पर है? बाड़मेर में, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे क्या कहता है, तो चलिए। एक तरफ जिले दिए गए हैं, दूसरी तरफ शुभंकर दिए गए हैं, किस जिले का कौन सा शुभंकर है ये हमको बताना है। तो बताइए, भीलवाड़ा जिले का शुभंकर मोर है, बिल्कुल है। आगे चुरू का कृष्ण मृग है, कृष्ण मृग है। जैसलमेर का गोडावन है, आरपीएससी ने उस वक्त उसको माना था, सवाई माधोपुर का शेरू नहीं माना था, क्योंकि यहाँ पर शेर नहीं है, यहाँ पर शेरू है समांतर। अब ये पता नहीं कि शेर और शेरू में अंतर क्या होता है, लेकिन उन्होंने क्या माना था, सवाई माधोपुर शेरू को। ठीक, आगे चलते हैं। केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत हुए थे। यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग के ऐसे कौन से चुनाव हैं जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत करवाए गए थे, और वो कितने चुनाव करवाए गए थे। देखिए, बात करें हम 1926 का जो चुनाव था वो इसके तहत करवाया गया था, और 1945 का चुनाव था वो भी 1919 के तहत करवाया गया था, यानी ए और सी। ये पॉलिटी से क्वेश्चन था, बढ़िया इंडियन पॉलिटी से। देखिए यहाँ पर बुक दी गई है, बुक से हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, चाहे 21 वाला हो, 23 वाला हो या 18 वाला हो। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया लिखी थी, ये लिखी थी श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। जो भारतीय संविधान सभा थी उसके बारे में हमें बताना है। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, क्योंकि उस समय हर किसी को मतदान का या जो वोट देने का अधिकार था वो प्राप्त नहीं था। तो क्या कह सकते हैं हम, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं। यहाँ पर हम कई जगह पढ़ते हैं कि अप्रत्यक्ष, देशी रियासतों से कैसे भी आए थे, अप्रत्यक्ष प्रत्याशी भी आए थे। तो हम कह सकते हैं इसको कि जो ये थे वो अप्रत्यक्ष भी थी, प्रत्यक्ष के साथ साथ क्या थी, अप्रत्यक्ष भी थी। ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, बिल्कुल बहुदलीय संरचना थी, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये बहुदलीय संरचना थी। तो यहाँ पर कौन से गलत हो जाएंगे हमारे, ये सही है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं थी ये, और बहुदलीय संरचना नहीं थी तो बहुदलीय संरचना थी, तो यानी ये भी गलत हो जाएगा। ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, हमने पढ़ा है कई समितियां इसके लिए बनाई गई थी। अब कौन सा कथन सही है वो बताना है, ए और डी, ए और डी, ऑप्शन ए इज करेक्टेड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 40, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंत स्थापित किया गया है। यानी किस संविधान संशोधन में ये भारत के उच्च न्यायालय को लेकर जो आयु थी उसको लेकर के संशोधन या उसके लिए प्रस्ताव रखा गया था कि जो उसमें संशोधन कर सकती है वो किसको अधिकार होगा, वो संसद को अधिकार होगा। तो वो किसवें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, वो 15वें संविधान संशोधन के द्वारा तय किया गया था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालक्रम चयन करना है। ठीक है ना, इनका क्या करना है, हमें सही कालक्रम चयन करना है। तो देखिए कौन सा कालक्रम सही है। ये कुछ समितियां दी गई हैं और उनके नीचे उनका कालानुक्रम है वो हमको बताना है। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले जो गठित की गई थी वो थी ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, यानी 1 नंबर पर। इसके बाद में आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 2 नंबर पर। ठीक है, इसके बाद में 3 नंबर पर केशवानंद भारती बनाम एवं केरल राज्य 3 नंबर पर 1973 वाला। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 4 नंबर पर। ठीक है ना, तो इनके कालानुक्रम 1 पहले में डी, ठीक, डी डी डी, सेकंड में ए, थर्ड में बी, हाँ थर्ड में बी, और फोर्थ में मिनर्वा मिल्स।
ठीक है ना। तो ये इनका कालानुक्रम है। और यहाँ से केशवानंद से याद रखना आपको 1973 में होता है, और इसमें क्या कहते हैं, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। निम्नांकित में से कौन सा स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे थे। स्वर्ण सिंह समिति थी, उसके कौन कौन सदस्य रहे थे वो बताने हैं। तो इसके सदस्य थे AR अतुल्य, SS खरे और CS स्टीफन। कौन कौन थे, AR अतुल्य, SS रे और CM स्टीफन। हरिदेव जोशी इसके सदस्य नहीं थे। तो C हटाना है हमें, C यहाँ से हट गया, C यहाँ से हट गया, C यहाँ से हट गया, बचा कौन सा, ABD, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ राज्य संघ क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 246 यहाँ पर 240 है, वो कुछ संघ राज्यों के लिए नियम बनाने के लिए प्रावधान करता है। अब इनमें से हमें यह बताना है कि राष्ट्रपति के पास में इनमें से कौन से आर्टिकल के तहत किसको प्राप्त नहीं है, वो हमें दिखाना है, ठीक है ना। तो हम बात करें 240 एक या कै की, तो अंडमान निकोबार द्वीप के लिए बिल्कुल सही है। 240 एक है लक्षद्वीप के लिए बिल्कुल सही है। और 240 गै दमन और द्वीप के लिए, दमन और द्वीप के लिए, ठीक है ना। तो ये भी सही है, लेकिन 240 गै पांडुचेरी के लिए उपबंध नहीं कराता है। आगे चलते हैं हम। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है आपका निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा ये घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। तो ये बात है जून 1975 की, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये था कि 25 से 26 जून, देखो घोषणा कर देते हैं वो 25 जून को, 26 जून से क्या हो जाता है, पूरे भारत के अंदर वो लागू हो जाता है आपातकाल, ठीक है ना, आंतरिक अशांति के आधार पर। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट है हमारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, यानी कि किसको अभिभाषण देता है, किसके अनुसार 87 के अंतर्गत। तो ये हमने सुना है कि एक साथ संसद के दोनों सदनों में क्या करेगा, ये भाषण उपलब्ध कराएगा या भाषण देगा। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामलों को उठाया जा सकता है। जो 377 का नियम है वो कहता है कि आप एक दिन लोकसभा में अधिकतम कितने मामले, 20 मामले उठा सकते हैं। कितने उठा सकते हैं, तो 20 मामले उठा सकते हैं। चलिए आगे, निम्नांकित में से कौन भारत की संसद की वित्तीय समितियां हैं। तो हम जब भी वित्तीय समितियों को पढ़ते हैं, 3 समितियां विशेष रूप से पढ़नी होती हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। ये सभी की सभी क्या हैं, संसद की समितियां हैं। तो हमारी कौन सी, संसद सदस्यों के वेतन के भत्तों के संबंधी युक्त समिति इसकी वित्तीय समितियों के अंदर नहीं आती, ठीक है। सॉरी यहाँ पर नीचे कूट दिए गए हैं, उसने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 2 A B C, थर्ड ऑप्शन इज करेक्टेड, ठीक। आगे दिया गया है कैग से CAG, और CAG अभी 23 में पूछा गया था, ठीक है ना। हम बात नहीं करेंगे, इसके 4 आर्टिकल याद रखने होते हैं, 148, 149, 150 और 151। नियुक्ति, कार्य, रिपोर्ट और यहाँ पर ऑडिट के साथ में केंद्र को भेजना, ठीक है ना। तो अगर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है। तो प्रक्रिया है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। किसके समान है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है उसी प्रक्रिया से आप कैग को हटा सकते हैं। यहाँ पर आया केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय स्वतंत्रता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन,
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी की स्थापना किसकी समिति पर? तो के संथानम समिति की सिफारिश पर क्या की जाती है? इसकी के संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। ठीक, अच्छा, के संथानम समिति के पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना किस समिति पर? तो संथानम समिति की सिफारिश पर की जाती है। आगे बात करूं मैं जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? तो जनहित याचिका की शुरुआत होती है आपके यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की तरफ, और आगे का क्वेश्चन है 51, ठीक है ना, और ये आरटीई से पूछा गया है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की जो उद्देशिका थी उसके संबंध में दिए जाते हैं कि यह आपकी उद्देशिका किस प्रकार से कार्य करेगी या इसके उद्देश्य किन लक्ष्यों को हासिल करना होगा। तो वही पूछा है कि जो 2005 की जो सूचिका है उसमें निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है वो हमें बताना है। तो चलिए, सूचना की पारदर्शिता होनी चाहिए, बिल्कुल सूचना की पारदर्शिता। आरटी जो सूचना का अधिकार है आरटीआई 2005 ये हमसे कहता है, क्या कहता है कि सूचना की पारदर्शिता, बिल्कुल सूचना की पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरा, सूचना का प्राकट्य, सूचना की बिल्कुल आपको पूरी सूचना प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। नेक्स्ट, संसूचित नागरिकता, नागरिकों को सूचना के बारे में जागरूक कराया जाना चाहिए। बिल्कुल लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, और इसका उद्देश्य लोकतंत्र की आदर्श की प्रभुता को स्थापित करना। तो ABCD सभी के सभी क्या हैं? सुमेलित हैं, यानी कि सभी के सभी ये उस उद्देशिका में निहित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे। सुमेलित को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है ना, तो अब हमको इनको सुमेलित करना है। हम बात करते हैं अतुल कोहली, ग्रेनविल ऑस्टिन, पेंडेरनल मून और एलन ग्लेडी हिल, इनकी कौन कौन सी पुस्तक हैं उनके बारे में हमें बताना है। चलिए तो बताते हैं। हम सबसे पहले बात करें अतुल कोहली की, तो अतुल कोहली की जो पुस्तक थी वो थी द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। कौन सी थी? द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। ठीक, थोड़े से छोटे कर देता हूँ जिससे दिखने में आसानी होगी। ठीक है, आगे तो आप यहाँ से लगा सकते हो 1 में 2 और 1 में 2 जगह। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जो पेंडेरनल मून थे, पेंडेरनल मून की थी डिवाइड एंड किट, सी में 1, तो सी में 1 में 2 सही है, तो सी में 3, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन की। तो ग्रेनविल ऑस्ट्रेलियन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इनकी थी सॉरी यहाँ नहीं, सी में 1 है, वही तो मैं सोचा। ग्रेनविल ऑस्टिन की थी, इनकी थी कौन सी थी? कॉन्स्टिट्यूशन ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस, ग्रेनविल ऑस्टिन। और फिर बचे एलन ग्लेड हिल की थी द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए मिला लेते हैं। पहले में 2, सेकंड में बी में 4, थर्ड में 1 और फोर्थ में 3, लास्ट में 3 आ रहा है, 1 4, बिल्कुल ऑप्शन 3 इज करेक्टेड। ठीक है ना, वापस से अतुल कोहली की द इंडिया सक्सेस द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ग्रेनविल ऑस्टिन की थी वर्किंग ए डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशंस ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस, पेंडेरनल मून की थी डिवाइड एंड किट, और एलन ग्लेडियल की थी द रिपब्लिक ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट ऑफ इट इज लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा के अनुच्छेद 368 2 से के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान के विधानसभा के पास संकल्प होकर के अनुसमर्थन के लिए आता है तो क्या कर सकती है? तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि उसके लिए क्या कर सकती है। तो
संविधान सभा संकल्प पारित कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अगर कोई संसद के द्वारा कोई प्रस्ताव भेजा जाता है तो वो उसको पारित कर सकती है। दूसरा, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, बिल्कुल अस्वीकार भी कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। अगर संसद के द्वारा भेजा गया है तो उसके पास में सिर्फ 2 ही अधिकार हैं विधानसभा के पास में, कि या तो उसको पारित कर दे या उसको निरस्त कर दे, और उसमें कोई संविधान संशोधन या संशोधन की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं होती है। तो नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो ABC तीनों की तीनों सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने 54 का, और 54 क्या कह रहा है हमसे? 54 कह रहा है पंचायती राज अधिनियम से पूछा गया है। अब उसमें हमसे क्या पूछा गया है वो हमें बताना है। मैं बात करूं पंचायती राज अधिनियम को लेकर के, तो आपके 21 में भी क्वेश्चन था, 18 में भी क्वेश्चन है और 23 में भी क्वेश्चन था। हम उनकी बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन थे। चलिए देखिए, दिख रहा है आपको प्रॉपर क्वेश्चन? ठीक, 54 वाला देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? जब तक आप इनका ऑप्शन दीजिए, जब तक मैं पूछ लेता हूं आपसे आगे। जो ग्राम सेवक था, ग्राम सेवक को पंचायती राज की किस धारा के अंदर ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी में कन्वर्ट किया गया था? ग्राम विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये धारा कल हमने चर्चा कर ली थी, 89 की थी। इसका ये एक पूछा गया था कि पंचायती राज, ये 23 वाला क्वेश्चन है, ये 23 वाला है और ये 21 वाला था। 23 वाले में क्या पूछा था कि पंचायती राज अधिनियम संशोधित, ठीक है, संशोधित के द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है ना, वीडियो में नियुक्त किया गया था। तो ये कौन सा था? पंचायती राज अधिनियम 2021 वाला। कौन सा था? 2021 वाला। ये दोनों क्वेश्चन थे। अब क्या कर रहा है? ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। तो ये करता है आपका राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 नहीं करता, राजस्थान पंचायती अधिनियम 1996 नहीं करता, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में अवतरण 1999 का नहीं करता। बचा कौन सा? 4, क्योंकि पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में नियम जो 2011 था ये लागू करता है, ठीक है ना। ऑप्शन 4 इज करेक्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। देखिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ, ये हम 18 का सॉल्व कर रहे हैं। 18 में CM से क्वेश्चन है। 2021 की बात करें, 2021 में CM से क्वेश्चन है। 2023 की बात करूँ, 2023 में CM से क्वेश्चन है। यानी कि ये टॉपिक है जो कि CM से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। कौन कौन नहीं रहे हैं? तो देखिए शिवचरण माथुर नहीं रहे थे, अशोक गहलोत जी नहीं रहे हैं, जबकि हरिदेव जोशी और वसुंधरा गहलोत दोनों रही हैं। तो A और D क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? A और D के पक्ष में जाएगा। यानी कि ये मुख्यमंत्री भी रहे थे और नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी आसीन रहे थे। कौन कौन? हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे। चलिए आगे, निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? देखिए लोकायुक्त की बात करूं, लोकायुक्त भी मैं लिख रहा हूं फर्स्ट 18, 21, 23 तीनों बार क्वेश्चन था लोकायुक्त से, ठीक है ना। पंचायती राज समितियों के प्रधान व उप प्रधान की बिल्कुल, पंचायत समितियों की, स्थायी समितियों के अध्यक्ष की बिल्कुल, और जिला परिषद के उप प्रमुख की जा सकती है, लेकिन पंच और सरपंच की ये क्या नहीं कर सकते? ये जांच नहीं की जा सकती, ठीक है ना। कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे सिमिलरिटी बनती है, जिनसे हर बार क्वेश्चन बनते हैं। एक और वही सेम क्वेश्चन मानवाधिकार आयोग को लेकर के 18, 21, 23 तीनों ईयर में क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है निम्नांकित
में से कौन से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही है? इसके गठन की बात करते हैं तो 18 जनवरी को 1999 को होता है, ठीक है ना। एक अधिसूचना के जारी होती है, कब? इसके गठन को लेकर के राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना के द्वारा हुआ था, बिल्कुल हुआ था। ये मार्च 2020 से, और ये भी याद रखना कि यह 20 मार्च कब से? 2000 से क्रियाशील हो गया था, यानी इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष व 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। यहाँ 1 अध्यक्ष प्लस 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। और मानवाधिकार के अभी पूछे थे, अभी कृष्ण कुमार जो मानवाधिकार आयोग के अभी वर्तमान अध्यक्ष थे, उनको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया था। और यही सेम क्वेश्चन था कि कितने अध्यक्ष सदस्य हो सकते हैं। इसमें यहाँ पे 1 की जगह उन्होंने 1 + 4 कर रखा था, तो वो भी गलत था, और यहाँ पर ये भी गलत है। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से कौन एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं? इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो सॉरी, इसके अध्यक्ष बता रहा था, तो अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण व्यास। कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। और यह भी पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। और याद रखना, मानवाधिकार आयोग से 1, 2, 3, 18, 21, 23 तीनों बार क्वेश्चन। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो सी को छोड़ देना है, और सी को हटाते ही हमारे पास में ऑप्शन बचेंगे 1, A, B, D, ठीक। चलिए आगे। राजस्थान उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? देखिए, न्यायमूर्ति NM खांसलीवाल रहे हैं, न्यायमूर्ति BS चौहान रहे हैं, न्यायमूर्ति AK माथुर रहे हैं, लेकिन CR लाहौटी नहीं रहे हैं। आगे निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तीनों पदों पर सुशोभित रहे हैं? तो वो तीनों की तीनों पदों पर सुशोभित रहने वाली थी पूनम चंद बिश्नोई। कौन थी? पूनम चंद बिश्नोई। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा सही है, वो हमको बताना है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकारों का प्रश्न उठाया जा सकता है। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। तो ये स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में हमसे पूछ रहा है कि जो राजस्थान की विधानसभा है, उसमें किसी लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम में कौन सा कथन सही है, वो हमको बताना है। देखिए, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। बिना अध्यक्ष की सहमति के आप उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, तो विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, बिल्कुल रहेगा। प्रस्ताव की बैठक में एक से अधिक प्रस्तुत नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो हमारे ACD ऑप्शन 3 इज करेक्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्या है? क्वेश्चन नंबर 61। और क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है हमसे? किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी। दिख तो रहा है ना? नहीं दिख रहा? ठीक है, आप देख जाए। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में प्रस्तावित किया गया है और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया है। यानी किसी विधेयक को संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, बिल्कुल, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राज्य विधानसभा में प्रस्तावित किया गया है। तब उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया है। अब राज्यपाल के पास में कौन सी शक्ति होगी, वो हमें बताना है। क्या जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य होगा? राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता।
राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा? नहीं भेज सकता। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे दें तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा? नहीं। क्या हो सकता है? राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ, और ये है जीएसटी से। किससे? जीएसटी से, वस्तु एवं सेवा करके अंदर रखा गया है। तो मानवीय उपभोग के लिए शराब, इसको नहीं रखा गया। विद्युत नहीं रखा गया। पेट्रोलियम उत्पाद, इसको नहीं रखा गया। किसको रखा गया है? घी को। वस्तु एवं सेवा करों में किसको रखा गया है? घी को रखा गया है। आगे, निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2016 से 2021 के लिए +/-2% के सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया है? और जब भी मुद्रास्फीति की नाम आती है हम सीधा किसके साथ में जाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत। रिजर्व बैंक के बारे में बता दिया है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की जाती है। नीति आयोग को 2015 से योजना आयोग के नाम से जाना जाने लगा है। वर्ष 2016-17 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष इक्विटी प्रवाह में ये हमारे लिए इतना योगदान नहीं देता, लेकिन याद रखना है मॉरिशस। नेक्स्ट बात करते हैं, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रियाओं की पुनर्रचना क्यों करती हैं, वो हमें बताना है। उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, बिल्कुल बढ़ रही हैं। जो उपभोक्ता हैं उनकी मांग और उनकी अपेक्षाएं वो निरंतर बढ़ रही हैं। उनकी मांगें किसी भी चीज़ को लेकर के निरंतर बढ़ रही है और अपेक्षा करते हैं कि उसकी जो गुणवत्ता है वो बेहतर हो। ठीक है ना। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। बिल्कुल, कम से कम खर्चे में अधिक उत्पादन किया जाए, इसके लिए प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या किया जा रहा है? लाभ उठाया जा रहा है और इसके लिए कार्य भी किए जा रहे हैं। ठीक है ना। आगे बात करूं मैं आपसे, अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। तो ये सभी के सभी कारण बनते हैं। ठीक है ना, सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर के। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 66। किसकी? क्वेश्चन नंबर 66 की। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है, कौन सा है? देखिए, संगठित मुद्रा बाजार का जब भी नाम आता है तब हम देखिए सरकारी प्रतिभूति बाजार, तो ये तो अधिक अस्थिर भाग नहीं होता। व्यापारिक बिल का बाजार ये भी अस्थिर नहीं होता। जमा प्रमाण पत्र बाजार ये भी नहीं होता। लेकिन जो याचना मुद्रा बाजार है, याचना जिसे हम कॉल मनी मार्केट के नाम से जानते हैं, ये अस्थिर भाग माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खातों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ब्याज प्राप्तियों को किया जाता है, कर प्राप्तियों को किया जाता है, सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ तथा लाभांश को किया जाता है। लेकिन जो अल्प बचतें होती हैं, कम समय वाली यानी स्मॉल सेविंग्स होती हैं, उनको हम किस में शामिल नहीं करते हैं? इंक्लूड इन द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ यूनियन बजट। ठीक है ना, उनको हम उसके अंदर सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक है। आगे बात करूं मैं आपसे, तो 11th 5 ईयर प्लान यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? 11वीं पंचवर्षीय में किस पर जोर दिया गया था? तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में हमें थोड़ी सी मिस्टेक या फिर शब्दों का थोड़ा सा कठिन तालमेल रहता है इकोनॉमिक्स में, तो आप इधर देख सकते हो। देखिए, तो अब देखना क्या है, 11th 5 ईयर प्लान्स एम्पाइज्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, फास्टर एंड मोर inclusive growth, faster sustainable and the more inclusive growth। तो इसके लिए क्या कहा था? अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि, यानी फास्टर एंड द मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव। ओके, तो 68 में ऑप्शन 3 इज करेक्टेड। ओके, नेक्स्ट है आपका
अभिकथन समग्र पूर्ति वक्र में पूर्ति में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। कारण मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है। बिल्कुल देखिए, आप जब भी बात करें समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन कारण लागत प्रेरित होती है। क्या होती है? लागत से प्रेरित होती है, बिल्कुल होती है। और मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है। अगर मजदूरी बढ़ेगी तो पूरे में क्या होगा? विवर्तन देखने को मिलेगा। तो ए आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, चलिए आगर देखिए, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष पूछा है कि कौन सा है, वो है 1919 से 2000 का। ठीक है ना। आगे वर्ष 2017-18 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर थी, तो ये थी 7.16%, जो हमारे लिए आप मायने नहीं रखती है। नेक्स्ट बात करें हम, हाँ आज कर लेते हैं बस 78 तक, नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर, क्योंकि समय भी हो गया है। हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सा मद सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है? देखिए, ये 17-18 का क्वेश्चन था, इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा इस पर यह रखना राज्य का राजस्व कर इसमें क्या का था? सर्वाधिक मद प्रदान कर रहा था। आगे, निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? इनमें सर्वाधिक किसकी है? सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट की। ठीक है ना। काली सिंध कहाँ पर है? यह भी पूछा था। काली सिंध ताप विद्युत परियोजना कहाँ की है? तो झालावाड़ की। ये 23 में क्वेश्चन था। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक है ना। छबड़ा 12 के अंदर है, कोटा के अंदर है ही सही। आगे, राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जयपुर के अंदर। नेक्स्ट बात करूँगा आपसे 75 में राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव यूएसपी नहीं है? पहले सोन शाही शाही रेलगाड़ी बिल्कुल है, किले स्मारक में हवेलियाँ हैं, मेले एवं त्योहार है। इन सभी से क्या होता है? पर्यटन के क्षेत्र में अनुपम बिक्री होती है, यानी यूपीएस में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? चिकित्सीय पर्यटन। चिकित्सीय पर्यटन क्या होता है? जब हमारे किसी देश की जो चिकित्सा व्यवस्था इतनी प्रॉपर हो जाए या इतनी सुदृढ़ हो जाए कि वहाँ पर बाहर से लोग इलाज कराने के लिए आएँ, तो चिकित्सीय पर्यटन के नाम से जाना जाता है। तो अभी वर्तमान के अंदर हमारे अंदर कौन सी नहीं है? तो यूएसपी में कौन सी सम्मिलित नहीं है? चिकित्सीय पर्यटन सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 76 की तरफ। और 76 क्या कहता है हमसे? 76 कह रहा है निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? देखिए, ऐश्वर्या है, मंगला है, सरस्वती है, लेकिन गंगा नहीं है। ठीक है ना। कौन सा नहीं है? गंगा नहीं है। ऐश्वर्या, कामेश्वरी, रागेश्वरी, मंगला, ऐश्वर्य और भागेश्वरी, भाग्यलक्ष्मी, ये सभी के सभी क्या हैं? तेल कुएं हैं। आगे बात करते हैं हम राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? हमने पढ़ा है राष्ट्रीय झील संरक्षण में राजस्थान की 5 झीलों को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सी हैं? अजमेर से कितनी की गई हैं? 2 की गई हैं। कौन कौन सी? पुष्कर और आना सागर। कौन सी? पुष्कर और आना सागर। आना सागर की बात करूं मैं, आना सागर का निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। कई बार पूछा गया है अर्णोराज के द्वारा करवाया गया है। ठीक है ना। और पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पर याद रखना गांधी जी की अस्थियों का भी विसर्जन किया गया था, और साथ में लाल बहादुर शास्त्री की भी किया गया था। यहाँ पर 52 घाट हैं और रंगीन मेले का आयोजन किया जाता है, और पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। ठीक है ना। तो अजमेर की 2 की बात कर ली। 2 की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए जाना पड़ता है उदयपुर। कहाँ पर? उदयपुर। और उदयपुर में भी कौन कौन सी हैं? एक तो पिछोला लेक, और दूसरी पूछता है तो हमारे साथ में कौन सी आती है? फतेह सागर। कौन सी है? फतेह सागर। ठीक है ना। तो ये दोनों कहाँ की हो जाती हैं? उदयपुर की हो जाती हैं। 5वीं की बात करते हैं तो ये नक्की झील है। कौन सी है? नक्की झील। नक्की झील कहाँ? सिरोही के अंदर एकमात्र राजस्थान का हिल स्टेशन, सर्दियों में जमने वाली झील कौन सी है? नक्की झील। देवताओं के नाखूनों से बनाई गई झील कौन सी है? नक्की झील। यहाँ पर टॉड रॉक, नंदी रॉक आदि कई प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। कहाँ पर? नक्की झील पर। ग्रसियों की पवित्र झील मानी जाती है नक्की झील, क्योंकि यहाँ पर अस्थि विसर्जन करते हैं। ठीक है ना। तो देखना, पुष्कर, आना सागर, पिछोला, फतेह सागर और नक्की, ये 5 झीलें जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में
शामिल है। तो देखिए नक्की झील है, आना सागर झील है, फतेह सागर झील है, लेकिन स्वरूप सागर झील नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि समय अधिक हो गया तो कल की क्लास में हम बाकी के बच्चों के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलिए, राजस्थान सरकार के मेट्रो को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता की आय के लिए कहा था उन्होंने 2 लाख से कम होनी चाहिए और पूर्व निर्धारित परीक्षा में 50% अंक होने चाहिए। आय कितनी होनी चाहिए? 2 लाख से कम होनी चाहिए और 50% अंक होने चाहिए, तभी इनको क्या कर सकते हैं? वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 इज करेक्टेड। कल मिलते हैं हम 79 के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। मिलते हैं कई अगली क्लास में एक नई उमंग और नई ऊर्जा, नई जोश के साथ में, क्योंकि आज समय अधिक हो जाएगा तो कल की क्लास में इसे हम पूर्ण सॉल्व कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।